तो 4 बजे आते हैं ना वहाँ, तो हम सोचे शायद सुबह की शिफ्ट इधर की है। हम्म। फिट। ठीक। नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष सिंह जॉब मंत्रा में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को लेकर के शानदार प्रक्रिया जारी होगी। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही चुनिंदे तरीके से भूगोल विषय में हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं और एस्ट्रोनॉमी इस समय चल रहा है, आज भी एस्ट्रोनॉमी ही चलेगा। और कल से आप देखेंगे तो पृथ्वी का जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, जियोमॉर्फोलॉजी, वहां से हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग भी अपना रिवाइज भी कर लिया करिए। जैसे जो चीज आज पढ़ाई जाती है तो बताई जाती है तो वो तो आपका क्लियर ही हो गया, लेकिन जैसे अब कल आपका स्थल मंडल की शुरुआत हम करेंगे तो वहां से संबंधित चीजों को आपको, जैसे पृथ्वी की संरचना है, प्लेट टेक्टोनिक है, डिस्कंटिन्यूटीज हैं, पृथ्वी की परतों के विषय में है, इन सब चीजों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेना है। ठीक है, तो ये कल के लिए रहेगा, लेकिन आज साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संस्था के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9250305450। साथियों आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने गरिमा जी आ चुकी हैं। स्वागत है भैया आपका। दीपशिखा जी हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को यहां से सभी लोग पहले ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि इन प्रश्नों का जो लेबल है ना, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द यूरोपियन स्पेस एजेंसी अलाइंड a space shuttle on the comet which is the located at a distance of 310 million miles as a consequence scientists will be able to find। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, याद रखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 310 मिलियन मील की दूरी पर स्थित एक धूमकेतु पर अंतरिक्ष यान उतारा। स्पेस यान को उन्होंने उतारा है। इसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों क्या पता लगाने में सक्षम होंगे। अब वैज्ञानिक समान रूप से क्या पता लगाने में सक्षम होंगे, एज ऑफ सन की बात हो या एज ऑफ यूनिवर्स की बात हो या फिर न्यू फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स की बातचीत है या फिर रोल ऑफ द कॉमेट इन ब्राइटिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थ और जल लाने में धूमकेतु की भूमिका समान रूप से क्या हो सकती है। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर को आप सभी लोगों को चुनना है। साथियों, यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं, इसरो की बात करते हैं। भाई हमारा जो स्पेस एजेंसी है, इसरो है। क्या है? इसरो का नाम सुने होंगे, है ना, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके जो फाउंडर हैं, क्या है, इसके जो फाउंडर हैं आप सभी लोग जानते होंगे, विक्रम साराभाई हैं। विक्रम साराभाई थे। ठीक है, और सोचिए पहली बार जब इसका मुख्यालय स्थापित किया गया, मुख्यालय की जब बात करते हैं तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहां? बेंगलुरु में स्थापित किया गया साथियों, याद रखिएगा। और इसरो के द्वारा आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे मार्स में भी अभियान किए जा चुके हैं, मार्स अभियान भी हो चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे चंद्र अभियान भी हो चुके हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा आप सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसी तरह से आप देखेंगे सूर्य अभियान भी हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे मार्स मंगलयान फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रयान फर्स्ट सेकेंड, ये सब आप लोगों को जानते हैं। लेकिन आप बताइए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सूर्य अभियान में इसरो की क्या भूमिका रही, कौन से, है ना, कौन से हम समान रूप से सैटेलाइट को यहाँ पर भेजे हैं और यह किसका अन्वेषण करेगा। यही ये प्रश्न में आप सभी लोग देखेंगे कि यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है वह एक कामेट के विषय में बात कर रही है, धूमकेतु की विषय में बात कर रही है। और इसमें समान रूप से क्या, इसमें, है ना, क्या पता लगाने में सक्षम होगा
तो आप देखेंगे रोल ऑफ कॉमेट इन ब्राइटनिंग ऑर्गेनिक मैटर और वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। तो डी विकल्प को सभी लोग यहाँ पर सही करेंगे। लेकिन इसी से मिला जुला सवाल मैंने आपसे पूछा कि हमने जो सूर्य अभियान किया है, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, आदित्य L1 लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? आदित्य L1 का नाम सुने होंगे साथियों, ठीक है, जो PSLV है ना, C57, ये इसके रॉकेट का नाम है साथियों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। आप देखेंगे 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया। ये किसकी जानकारी प्राप्त करेगा, इसको भी आप सभी लोग जरूर बताइएगा। बाकी इसका जो आंसर होगा वह आपका डी ऑप्शन होगा। ओके, क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डी विकल्प को आप सभी लोगों ने बताया और आदित्य L1 को भी आप लोगों ने बताया है। दीपशिखा जी के अलावा मनु जी हैं, भैया स्वागत है आप सभी लोगों का। अगला सवाल है, अगले सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैं जो पूछ रहा हूं आपको बताना है, सूर्य के कोरोना की जांच के लिए भेजा गया, कोरोना की जांच के लिए भेजा गया है, याद रखिए, जिसे डायमंड रिंग या फिर हीरक वलय के नाम से जानते। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज, जो चुंबकीय यामोत्तर है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है? एन इमेजिनरी लाइन लेइंग पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण दिशा के समानांतर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है एन इमेजिनरी पॉइंट है, यह काल्पनिक बिंदु है। एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन है या फिर एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसका सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन की समानुप से बातचीत हो रही है, और जब मैग्नेटिक मेरिडियन की बातचीत होगी तो ये है क्या, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एन इमेजिनरी लाइंस लेइंग पैरेलल टू नॉर्थ एंड साउथ, ये ऑप्शन आपके दिया हुआ है। उत्तर दक्षिण दिशा के समानांतर स्थित एक काल्पनिक जो रेखा होती है, इसी को हम चुंबकीय यामोत्तर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चुंबकीय यामोत्तर के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग ए विकल्प को सही करेंगे। कौन सा होगा इसमें? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर समझने का फिर से प्रयास करेंगे कि हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये केंद्र हो गया, और केंद्र से जब आप ये लाइन खींचते हैं तो रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है, यानी डायमीटर/2 होता है। और अगर इसी लाइन को आप बढ़ा देंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रेडियस हो जाता है। तो भूमध्य रेखा को आधार मानकर केंद्र से जो निर्मित कोण है, इन कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इनको हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे 10 बनाया गया तो 10 डिग्री ये भी रहेगा, तो इन्हीं को मिलाने वाली रेखा। लेकिन इसमें ये कह रहा है मैग्नेटिक यामुनोत्तर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो ठीक, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो मिलाने वाली मुख्य रेखा होती है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, उसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ए विकल्प इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला सवाल सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट ऑकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, बताएंगे सभी लोग। गरिमा जी हैं, मनु जी हैं, आप जितने भी साथी हैं सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, और इस पृथ्वी में ये जो लाइन है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, यही वो लाइन है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और इस भूमध्य रेखा के इस सिरे को, यानी ये वाला जो भाग है, इसे हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे। इसी प्रकार से ये वाला आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट ऑकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? क्या 21 मार्च और क्या 21 मार्च को होगा, क्या 23 सितंबर को होगा, या 22 नवंबर को होगा, या फिर 22 दिसंबर को होगा? ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध है, और जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं
उत्तरायण में समान रूप से शुरू होगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे छोटा दिन होगा वह आपका 22 दिसंबर होगा। क्या होगा? 22 दिसंबर होगा। डी विकल्प को साथियों सभी लोगों को सही करना है। चलिए अगला सवाल है, द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइज एंड फॉर शॉर्ट व्हाइल आफ्टर इट सेट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ। सूर्य उदय होने के से कुछ समय पहले और अस्त होने के कुछ समय बाद दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है? क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है? या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, ठीक है? या फिर इसमें लिखा हुआ है सूर्य की दिशा में आभासी विस्थापन है, या फिर आप देखेंगे डिस्पर्शन है, वर्ण विक्षेपण है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब समान रूप से सूर्य का उदय होता है या फिर समान रूप से सूर्य अस्त होता है तो ऐसी स्थिति में आपको ये स्थिति दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा सूर्य जो है उदय होने के पहले और अस्त होने के बाद भी दिखाई देता रहता है, उसका है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। यह सभी लोगों को बताना है, ठीक है? अब ये वायुमंडलीय जो रिफ्रैक्शन होता है वो किसके कारण होता है? तो एरोसॉल का नाम सुने होंगे, एरोसॉल, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल होता है वह वायु से, जलवाष्प से तथा एरोसॉल से बना हुआ होता है। और जिसमें आप देखेंगे कि जो एरोसॉल होते हैं वह प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का भी काम करते हैं। इसके कारण और भी चीजें होती हैं, जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, ठीक है? इसी तरह से सूर्य भी समान रूप से अस्त और उदय होने से पहले दिखाई देता है। तो बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि नई दिल्ली में दोपहर के 12 बजे हैं तो लंदन में क्या समय होगा? सोचिए, 12 बजे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री जो देशांतर है इसको हम अंतरराष्ट्रीय, है ना, स्टैंडर्ड यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया के 8 देशों से ये लाइन गुजरती है, ठीक है? दुनिया के 8 देशों से ये लाइन गुजरती है। और साथियों ये भी आपको ध्यान देना है कि ये GMT, ठीक है, IST तो कहते हैं, इसके अलावा प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि दिल्ली में, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे दोपहर के 12 बजे हैं, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 12 PM है, दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप बताइए लंदन में क्या समय होगा? जब लंदन की समय बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो आप सभी लोग इसमें बताने का प्रयास करें कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है? 1 डिग्री देशांतर का वैल्यू कितना होता है? 4 मिनट होता है, ठीक? इसी तरह से 360 का जो वैल्यू होगा ये आप सभी लोग जानते हैं, 360 गुणे 4। अगर इसको हम आवर में कन्वर्ट कर दे तो हमें 60 का यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो 6 × 4 = आप देखेंगे 24 आवर होंगे। अब यानी 12 बजे हैं, इसमें से 5.5 घंटे आपको क्या कर देने हैं? कम कर देने हैं, यानी पीछे जाना है। तो इसका मतलब 6:30 बजे समय होगा। कितना होगा? 6×6=12 होता है, इसका मतलब 6:30 बजे समय होगा। क्या ए विकल्प को सभी लोग लगाएंगे? सभी लोग बताने का प्रयास करें। क्या मेरी बातें सभी लोगों तक आ रही हैं? क्योंकि आप सभी लोग, है ना, सवालों के जवाब इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी लोग को बताना है, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ सन, अर्थ एंड मून, है ना, आर सुइटेबल फॉर स्प्रिंग टाइड
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की कौन सी स्थिति बृहद ज्वार के लिए उपयुक्त है? क्या सिजगी कंजक्शन है, सिजगी अपोजिशन है, या फिर क्वाड्रेटिक है यानी समकोण स्थिति में है? अब यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो सिजगी है, ठीक है, सिजगी का मतलब होता है कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये क्या हो, स्ट्रेट लाइन पर हो, सीधी रेखा पर, तो इसको सिजगी कहते हैं। लेकिन सिजगी में एक होता है पोजीशन, एक होता है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है, यानी सोलर एक्लिप्स की स्थिति बनती, सोलर एक्लिप्स की स्थिति बनती। जब सोलर एक्लिप्स की स्थिति बनेगी तो ये युति होगा, क्या होगा, युति होगा, और ये आपका सिजगी पहला वाला होगा, युति। ओके, दूसरा जो है, जब हम अपोजिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स की स्थिति बनेगी, लूनर एक्लिप्स की स्थिति बनेगी। अब जब लूनर एक्लिप्स की स्थिति बनेगी तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको कहते हैं वियुति। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज तो आपको दोनों मतलब समझ में आ गए हैं। अब इनको थोड़ा सा हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये सन है, क्या है, सन है, और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि ये मून है, लूनर जिसे कहते हैं, लूनर का सही नाम मून का सही नाम लूनर है। ओके, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है। ठीक, आप सभी लोग ये जरूर जानते हैं कि जैसे अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सेम इसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऐसी स्थिति में आप तो सभी लोग देखेंगे तो ये आपका सूर्य ग्रहण की स्थिति है, यानी सोलर एक्लिप्स की स्थिति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यही चंद्रमा घूमते घूमते कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, फिर घूमते घूमते यहां पर आ जाएगा, फिर घूमते घूमते यहां पर आ जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे, यानी चंद्रमा समान रूप से ऐसी गतियां करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया यहाँ पर अमावस्या, अमावस्या हो गया ना, अमावस्या हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, पूर्णिमा हो गया। ठीक, मान लीजिए चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, तो पहले प्रश्न ये है कि आखिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हाई टाइड आते हैं, हाई टाइड, हाई टाइड मतलब उच्च ज्वार जिसे कहते हैं, हाई टाइड हमेशा आपका अमावस्या व पूर्णिमा को आएंगे, अमावस्या व पूर्णिमा को आएंगे, और अमावस्या को कहते हैं सिजगी कंजक्शन या सिजगी पोजीशन कहते हैं, जो अभी हमने आपको बताया, और पूर्णिमा जो होगा आपका सिजगी, ठीक, जिसे हम क्या कहेंगे, अपोजिशन कहेंगे, अपोजिशन कहेंगे। तो इस स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर हाई टाइड समान रूप से बनेगा। अब प्रश्न यह है कि मध्यम जो ज्वार बनेंगे वह किस स्थिति में बनेंगे। तो मध्यम ज्वार आपका जो है, ये आपका शुक्ल पक्ष है और ये आपका कृष्ण पक्ष है, यहाँ पर बनेंगे, यानी शुक्ल पक्ष, और यहाँ पर आप देखेंगे वैक्सिंग डे और विनोइंग डे, यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आप देखेंगे तो यहाँ पर मध्यम ज्वार बनेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आप इसका उत्तर दे सकते हो कि अब आप ही बताइए, यहाँ पर स्प्रिंग टाइड जिसे कहेंगे या फिर हिंदी में कहते हैं बृहद ज्वार जिसे होते हैं, वह किसके द्वारा बनेंगे। अब आप सभी लोग यहाँ से निर्णय ले सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें समान रूप से कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे कि सिजगी होगा फर्स्ट और सिजगी होगा सेकेंड, अर्थात युति और वियुति में बनेगा। और यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, 1 और 2 यहाँ पर शामिल होगा, और यहाँ पर आप सभी लोग 1 और 2 को समान रूप से शामिल करेंगे। ओके, चलिए भाई, समझ में आ गया होगा। सिजगी की मैंने बात की और युति और वियुति की, जिसको मैंने यहाँ से आपको समझाने का प्रयास किया, और हाई टाइड की स्थिति आपका इसी में ही बन सकता है। ठीक है, जिसे हम स्प्रिंग टाइड के नाम से भी जानते हैं। स्प्रिंग मतलब ज्यादा पानी उछलता है, इसीलिए उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ओके, अगला सवाल है
ज्योग्राफिकल ग्रिड हैज, एक भौगोलिक ग्रिड में होता है, क्या होता है, रेखाएं जो अक्षांश को दर्शाने के लिए ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। क्या सिर्फ ग्रिड में यह होता है? ठीक। दूसरा है, इसमें रेखाएं जो देशांतर को दर्शाने के लिए ध्रुव से दक्षिण यानी ध्रुवों से दक्षिण ध्रुव तक उत्तर दक्षिण की ओर चलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी लोग बताइए कि आखिर ग्रिड होता क्या। जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ग्लोब को समझा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ठीक है। अब इस ग्लोब में ये कहा जा रहा है कि ये जो आपकी लाइन है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री, क्या कहते हैं, 0 डिग्री। अब इसी लाइन के समानांतर समान रूप से ये रेखाएं हैं, ठीक है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो ये चीज आप सभी लोग इसमें देख रहे हो जो पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। क्या सिर्फ इन्हीं को हम ग्रिड कहते हैं? भाई इसको तो हम जोन कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे क्या होते हैं, जोन होते हैं। इसको तो हम कटिबंध कहते हैं। तो अगर पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से चलने का प्रयास करें तो ये तो भैया कटिबंध हो गया, ठीक है, कटिबंध हो गया, इसको तो ग्रिड नहीं कहेंगे। अब ग्रिड किसे कहेंगे? यदि हम देशांतर रेखाओं को भी ट्रेस कर दें, है ना, देशांतर रेखाओं को भी यदि इसमें हम समान रूप से बना दें, जैसे आप देखेंगे कि ये, ठीक है, जैसे आप सभी लोग देखेंगे तो ये जो रेखा होगी इनको हम समान रूप से क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। मार्टिन बायहम का नाम सुने होंगे, ग्लोब के निर्माता माने जाते हैं। अब ग्रिड होता क्या है? कोई भी ये आकृति आप सभी लोग ले लीजिए, कहीं की भी ले लीजिए, इसका मतलब यह है कि अक्षांश व देशांतर यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड द्वारा बनी संरचना को ही क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। जिसमें ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश, और ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे देशांतर। इन दैट कंडीशन आपका जो क्लियर आंसर होगा, एक भी सही है, दोनों सही, अर्थात दोनों को जब आप समान रूप से करेंगे तो आपका सही होगा। तो ग्रिड आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा बनता है। ओके, चलिए भाई, समझ में बातें आ रही हैं? सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। लिखा हुआ है कि यह लगभग 180 डिग्री देशांतर है जो अटलांटिक महासागर से घिरे भूमि क्षेत्र से बचने के लिए पूर्व और पश्चिम की तरफ थोड़ा मुड़ती है। ठीक। दूसरा है कि द डेट ऑफ द ईस्ट, है ना, मतलब यह इस रेखा के पूर्व की तिथि पश्चिम की तुलना में आगे होती है। अब उपर्युक्त दो कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी आपको यहाँ पर बताना है 180 डिग्री देशांतर जो अटलांटिक महासागर से घिरे भूमि से बचने के लिए। भाई आप ही बताइए, 180 डिग्री देशांतर का तो अटलांटिक ओशन से कोई संबंध ही नहीं, कोई संबंध है क्या? भाई 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है वह तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से ही गुजरती है, अटलांटिक से तो कभी नहीं गुजरी। अटलांटिक से जो गुजरती है वह सामान्य रूप से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर को यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि इस रेखा के पूर्व की तिथि पश्चिम की तुलना में 24 घंटे आगे हो सकती है। तो पहला वाला तो हमने आपको निष्कर्ष करके बता दिया है। अब आप सभी लोग बताइए कि इसमें अगला जो समान रूप से होगा वह कौन सा होगा। तो सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 घंटे का ऐसा कोई मामला नहीं रहता कि 24 घंटे होता है, ठीक है, वो तो डिग्री के आधार पे होता है कि जैसे 1 डिग्री आप बढ़े हैं तो 4 मिनट हो गया एक ईस्ट की तरफ, और 1 डिग्री अगर वेस्ट की तरफ गए हैं तो आप देखें 4 मिनट, है ना, माइनस में होगा, तो 24 घंटे का अंतराल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना तो दो ही सही है, इसलिए इसमें डी विकल्प को सभी लोग सही करें। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूं, चीजों को समझिएगा ध्यान से।
जैसे साथियों कि इधर की तरफ से आप देखेंगे तो ये जो है प्रायद्वीप है जिसे कमचटका प्रायद्वीप कहते हैं, कमचटका प्रायद्वीप। और ये रूस में है, याद रखिएगा, रूस में, एशिया वाले रूस में, साइबेरिया जिसे कहते हैं। और साथियों ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं अलास्का, ठीक है। अब आप ही बताइए, यहाँ तो प्रशांत महासागर है ना, अब वो कह रहा अटलांटिक, तो ऐसा नहीं है। अब ये जो लाइन है यहाँ से इस प्रकार से जब आती है तो इसको तिरछा मिर्छा ऐसे थोड़ा सा करके सीधा इस तरह किया गया। तो अब ये प्रशांत आप लिखेंगे तब तो सही होगा, ठीक। और यहाँ पर ही देखिए जलसंधि है, बेरिंग जलसंधि का नाम सुने होंगे, बेरिंग जलसंधि से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर आपको ना तो पहला सही होगा ना तो दूसरा। अगला है द कोरियालिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, कोरियालिस जो प्रभाव होता है किसका परिमाण होता है? क्या प्रेशर, क्या ये दाब प्रवणता का होता है, अर्थ एक्सिस ऑफ इंसेक्लेशन का होता है, पृथ्वी का झुकाव अक्ष का होता है, या फिर अर्थ रोटेशन का होता है, या फिर अर्थ रिवॉल्विंग का होता है? ठीक है, सभी लोग बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब बताएंगे। फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, सभी लोग तेजी के साथ बताएंगे कि आखिर ये जो इफेक्ट है उसका समान रूप से संबंध किससे है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोरियालिस बल है, ठीक है, कोरियालिस बल के विषय में थोड़ा जानिए कि कोरियालिस जो बल होता है वह रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। इसका मतलब यह है कि जब पृथ्वी एक्सियल मोशन करती है, कौन सा मोशन, एक्सियल मोशन करती है, और ये जो एक्सियल मोशन होता है लगभग 24 घंटे का होता है, ठीक है, 24 घंटे का होता है, इसी को हम एक्सियल मोशन कहते हैं। और इस कोरियालिस फोर्स का जो समान रूप से स्थिति है इसके विषय में जानिए कि जो ध्रुव है, ये जो पोल है ना, ध्रुव है, ध्रुव चपटे इसी कारण है, ध्रुव के चपटे होने का कारण यह है कोरियालिस प्रभाव। क्यों चपटे हैं? क्योंकि जो भारी पदार्थ थे, भारी जो पदार्थ थे वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंच गए और ध्रुवों पर जो है पृथ्वी फ्लैट हो गई। इसका मतलब यह है कि हमारी जो अर्थ है वह समान रूप से कैसी है, तो पोल्स पर फ्लैट है और बीच में एब्डोमिनल है, यानी तोंदल टाइप की है, जिसे हम समान रूप से स्फेरिकल जीवाइड के रूप में जानते हैं। ओके, तो इसलिए इसमें पृथ्वी का एक्सियल मोशन, यस, सी ऑप्शन को सभी लोग लगाइए, सी ऑप्शन इसका सही जवाब। झुकाव से मतलब यहां नहीं है, मोशन से मतलब। अगला है विश्व के निम्नलिखित शहरों में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन के सबसे अधिक रेखीय वेग को दर्शाता है, ठीक है। तो इसको तो आपको याद ही करना है कि पृथ्वी के घूर्णन का सबसे अधिक जो रेखीय वेग होता है, याद रखिएगा, युगांडा नाम का देश है, युगांडा देश है जिसकी राजधानी कंपाला होगी, यस। तो इसमें ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप का देश है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का देश है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसा है? लैंड लॉक्ड कंट्री है ना, यानी स्थलुद्ध देश के रूप में है, जहां पर आप देखेंगे पृथ्वी के घूर्णन के सबसे अधिक रेखीय वेग को दर्शाया जाता है। तो ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी की भूपर्पटी की प्रकृति भंगुर है। क्या पृथ्वी की भूपर्पटी भंगुर है? दूसरा है, महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई, यानी जो महासागरीय भूपर्पटी है उसकी औसत मोटाई 15 किलोमीटर है और महाद्वीपीय भूपर्पटी की मोटाई 30 किलोमीटर है। इसको सभी लोगों को समझना है थोड़ा सा, ठीक। यानी जो टूजो विल्सन का नाम सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि प्लेट क्या होता है। तो टूजो विल्सन का नाम सुने होंगे, कनाडा के भूगोलवेत्ता हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने कहा कि द प्लेट किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टेनोस्फीयर के ऊपर जो समान रूप से नाव की तरह तैर रही होती है उसी को प्लेट कहते हैं। यानी प्लेट उसे कहते हैं, यानी एक प्रकार से द लेयर विच इज फ्लोटिंग ऑन द स्टेनोस्फीयर। अब ये जो समान रूप से प्लेट शब्द का नामकरण विल्सन साहब ने किया, लेकिन हैरी हेस का नाम सुने होंगे, हैरी हेस का नाम सुने होंगे। हैरी हेस महोदय साहब ने बताया कि हमारी जो समान रूप से, जैसे मान लीजिए कि ये स्थल हो गया, ये स्थल हो गया और ये समुद्र हो गया, ठीक है।
अब जो स्थल है इसकी समान रूप से मोटाई यहाँ पर कह रहा है कि 30 किलोमीटर तक है, ठीक है, 30 किलोमीटर तक है। लेकिन ये जो समुद्र का ये बॉटम है इसकी जो गहराई है ये 15 किलोमीटर तक है। अब ये कहीं ना कहीं बातचीत इसमें है। अब इसमें देखिए सही उत्तर क्या होगा, अब आप सभी लोग यहाँ पर बताइए, क्या पृथ्वी की भूपर्पटी यानी जो क्रस्ट है भंगुर है? इस पॉइंट को आप सभी लोग को बताने का प्रयास करना। बताएं भाई सभी लोग फटाफट। ठीक, तो तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी भूपर्पटी है वो क्रस्ट जो है भंगुर है। भंगुर तो है ये सामान्य रूप से आप देखेंगे, बाकी सॉलिड के रूप में है और ये भी आपका सही है। तो इसमें देखिए आप सी विकल्प को लगाएंगे 1 और 2। ओके, वैसे भी हमारी पृथ्वी के स्थल मंडल की जब बात करते हैं तो आप क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में औसत जो गहराई है वह 30 से 35 किलोमीटर तक है और अधिकतम मैक्सिमम की जो बातचीत करते हैं लगभग 100 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इसमें आपका ये सही रहे। अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में स्थित निम्नलिखित में से क्या पाया जाता? तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी में साथियों ये 3 लेयर है। ठीक है, एडवर्ड स्वेस का नाम सुने होंगे। एडवर्ड स्वेस महोदय साहब ने इनको क्रस्ट, मेंटल और कोर कहा। क्रस्ट, मेंटल और कोर का नाम दिया। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, असंबद्धताएं पाई जाती हैं, जिसे कॉनराइड कहते हैं, इसको मोहो कहते हैं। ठीक है, इसको गुटेनबर्ग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉनराइड हो गया, मोहो हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा ये गुटेनबर्ग ना होकर के रेपटी, क्या नाम है साथियों इसका, रेपटी नाम हो गया, इसका नाम गुटेनबर्ग हो गया और इसका नाम लेहमन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है आंतरिक भाग में। अब देखिए ना ये पूरा का पूरा भाग क्या है, आंतरिक ही तो है, जिसे कोर कहते हैं। ओके, इसलिए कहीं पर लेहमन लिखा हो तो आप सभी लोग लेहमन को बताएंगे। लेहमन डिसकंटिन्यूटी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए अगला सवाल है, सांगपो नदी है, सांगपो दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। जो सांगपो है तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, क्योंकि तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, कैलाश मानसरोवर से। जब ये इंडिया में एंट्री करती है तो इसे दिहांग कहते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं। ठीक है, नाम से भारत में प्रवेश करते हैं। ये बात तो सही है भाई, स्टेटमेंट सही है। फिर अगला है, गोदावरी का नदी बेसिन दूसरा सबसे बड़ा है, जो भारत के लगभग 10% क्षेत्र को कवर करता है। ठीक, ये वाला भी लिखा हुआ, गोदावरी दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो बेसिन है वह आपका गंगा नदी है। ठीक है, तो दूसरा है, ये भी बात सही है। ठीक है, फिर चंबल और बेतवा नदी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें चंबल जो नदी है और बेतवा जो नदी है, ध्यान दीजिए, चंबल जो नदी है और बेतवा नदी है गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां। अरे भाई ये दोनों जो नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां है ना, यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसलिए साथियों इसमें आप 1 और 2 को सही करें। 1 और 2 वाला ऑप्शन जहां पर भी मिले उसको सही करिए। चंबल नदी मालवा पठार से निकल करके उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। इसी तरह बेतवा नदी है, केन और बेतवा नदी का नाम सुने होंगे, है ना, तो ये नदी भी आपकी यमुना में मिलती है, बुंदेलखंड एरिया से समान रूप से आते हुए बांदा जिला में ये मिलती है। ओके, तो इसलिए साथियों यहां पर 1 और 2 को ही आप सभी लोगों को सही करना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, कल जब हम आएंगे तो इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें, लेकिन याद रखिएगा अब हम लोग स्थल मंडल में समान रूप से एंट्री करेंगे, जिसमें अब आपको जो प्रश्न मिलेंगे उन प्रश्नों को आप सभी लोग जान लीजिए। स्थल मंडल में जिसमें पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी की परतें हैं, असंबद्धताएं हैं, इनके विषय में पढ़ा जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें। जय हिंद।